अस्सलामुअलैकुम। तो हम डिस्कस कर रहे थे मैनिपुलेटिव एंजाइम को। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था पॉलीमरेज़ को, तो आज हम डिस्कस करेंगे लाइगेज़ को। तो लाइगेज़ एंजाइम क्या होता है? लाइगेज़ एंजाइम ऐसा एंजाइम होता है जिसको हम यूज़ करते हैं डिसकंटिन्यूटीज़ को फिल करने के लिए। डिसकंटिन्यूटी अब हमारे पास क्या होती हैं? अगर हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी की, तो ये हमारे पास क्या होता है? यह फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो उसमें क्या होता है कि ये दूसरा स्टैंडर्ड, ठीक है, इसके अंदर किसी जगह पे ऐसे, ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, मतलब जो दो हमारे पास जो जो दो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है उसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अगर वो बॉन्ड किसी वजह से रेप्लिकेशन के अंदर या किसी भी डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान अगर वो मिसिंग होता है तो उसे हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। लाइगेज एंजाइम क्या करता है कि वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इनके दरमियान बनवाता है, ठीक है। एक फंक्शन तो इसका ये हो गया। दूसरा फंक्शन इसका क्या होता है कि हमारे पास ये दो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, तो इन दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को हम चाह रहे हैं कि हम कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन बना दें, एक ही स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दें। तो इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हम लाइगेज एंजाइम को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको। तो इसका फंक्शन क्या होता है डीएनए लाइगेज का? टू रिपेयर द सिंगल स्टैंडिंग ब्रेक डिसकंटिन्यूटी को ये फिलअप करता है। और डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स जो कि हमेशा डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं और जो कि किसी भी वजह से बन सकता है कि उसके अंदर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसी भी वजह से वो मिसिंग हो सकता है, उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान भी हो सकता है। अब जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है वो ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही पाया जाता है, जो कि क्या करता है इसका दूसरा फंक्शन ये होता है कि ये दो हमारे पास अगर मॉलिक्यूल्स हैं उनके फ्रेगमेंट्स हैं तो उनको भी आपस में ये ज्वाइन करवाता है। तो फिर जैसे देखते हैं, ये देखें डायग्राम के अंदर पहला इसका फंक्शन क्या होता है कि डिसकंटिन्यूटी को फिलअप करता है। ये यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मिसिंग है तो डीएनए लाइगेज क्या करेगा कि यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा। दूसरा इसका क्या है कि हमारे पास दो स्टैंड हैं, एक ये और दूसरा ये वाला, हम इनको दोनों को कंबाइन करवाना चाह रहे हैं, इनको ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं, तो हम डीएनए लाइगेज एंजाइम यूज़ करेंगे और हमारे पास ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों स्टैंड जो हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। इस तरह से ये इसके दो फंक्शन परफॉर्म। अब वो ये कहता है कि ये किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं कि जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर नेचुरली डीएनए लाइगेज जो है ना वो प्रोड्यूस होता है कि अगर किसी भी रेप्लिकेशन में या किसी भी प्रोसेस में हमारे पास कोई डिसकंटिन्यूटी वगैरह आ जाती है तो वो नेचुरली जो है ना वो लाइगेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है और उसको फिल कर दिया जाता है। लेकिन जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम एंजाइम यूज़ करते हैं उसको वो हम कहाँ से प्योरीफाई करवाते हैं? इकोलाई, एसर्शिया कोलाई बैक्टीरिया से हम उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो बैक्टीरिया जो है वो T4 फेज से इन्फेक्टेड हुआ होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास एंजाइम है ये रिपेयरिंग करता है, जो डिसकंटिन्यूटी को फिलअप करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और दूसरा ये हमारे पास जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो या तो दोनों स्टैंड्स के अंदर भी पाई जाती है या फिर सिर्फ एक स्टैंड के अंदर ही हो सकती है। मतलब ये देखें हम ये हमारे पास ये जो दो स्टैंड्स हैं वो हो सकता है कि इसके अंदर भी वही फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मिसिंग हो और एक दूसरे स्टैंड में इस जगह पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मिसिंग हो, तो ये दोनों को फिलअप कर देता है, ठीक है। दूसरा ये है कि डिसकंटिन्यूटी जो है इस क्वाइट सिंपल पोजीशन वेयर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन, और ये कहते हैं कि इसमें कोई ज़्यादा बड़ी साइंस नहीं है, इसमें सिर्फ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वही मिसिंग होता है, ना कि न्यूक्लियोटाइड उतने ही रहते हैं। जैसे निक था तो निक के अंदर क्या था कि कुछ न्यूक्लियोटाइड मिसिंग होते हैं तो उसको फिलअप करने के लिए हम पॉलीमरेज एंजाइम को यूज़ करते हैं, लेकिन इधर हम निक को फिलअप नहीं करते, सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स उतने ही होते हैं लेकिन सिर्फ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये जो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड सिर्फ मिसिंग होता है जिसको हम फिलअप कर जो बॉन्ड बनाते हैं लाइगेज एंजाइम को यूज़ कर। उसके अलावा अगर हम लेते हैं, हमने कोई वेक्टर के अंदर कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमने अगर हमें कोई जीन चाहिए उसे हमने वेक्टर के अंदर इंसर्ट करवाना है तो उसके लिए भी हम डीएनए लाइगेज को ही यूज़ करेंगे और हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के अंदर इंसर्ट करवा के रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करवा लेंगे, ठीक है। उसके आगे अगर हम बात करते हैं कि ऑल्दो डिसकंटिन्यूटी में अराइज बाय चांस,
breakage of the cell DNA molecules, they are also a natural result of the process such as DNA replication। हम ये कह रहे हैं कि जो डिसकॉन्टीन्यूटीज़ होती हैं वो ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के उसमें होता है, वो किसी कहीं से भी ब्रेक हो सकता है और वो रेप्लिकेशन के दौरान भी हो सकता है, नेचुरल प्रोसेस है, या तो फिर वो रिकम्बिनेशन के दौरान भी हो सकता है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि लाइगेजेस एंजाइम जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं सेल के अंदर। अब क्योंकि ये सारा कुछ हम टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो हमारे पास रिपेयरिंग होती है डिसकॉन्टीन्यूटीज़ की, उसको भी हम टेस्ट ट्यूब के अंदर ही परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा जो हम दो इंडिविजुअल को, मतलब दो अलहदा से डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं, अगर हम उनको भी हम ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं तो वो भी हम टेस्ट ट्यूब के ही अंदर ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द लाइगेशन टू मालिक्यूल्स इज़ एग्जैक्टली द सेम एज डिसकॉन्टीन्यूटी रिपेयर एक्सेप्ट हाँ वो ये कह रहा है कि जिस तरह ये हमारे पास था, ये देखें ये हमारे पास ये डिसकॉन्टीन्यूटी पाई गई, ठीक है, तो हमने यहाँ पे बनाया फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। वो कह रहा है इसी तरह ये भी सेम प्रोसेस जब हम ज्वाइनिंग में होता है तो उसमें भी सेम प्रोसेस होता है कि हमारे पास दो अलहदा से बॉन्ड स्टैंड्स हैं, हम इनको ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक बॉन्ड बनाया था, इधर हम एक बॉन्ड इधर ऊपर बना देंगे, एक बॉन्ड नीचे बना देंगे, तो ये बिल्कुल सेम फिनोमेना है। बस फ़र्क ये है कि एक्सेप्ट द टू फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के इसमें दो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनते हैं, वन फॉर ईच स्टैंड एंड वन फॉर अदर। एक जो है वो इधर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है और एक इधर बनता है, फ़र्क सिर्फ इसमें इतना आता है। नेक्स्ट देखें अब वो कह रहा है कि ये जो लाइगेशन होती है ये ब्लंट एंड में होती है। ब्लंट एंड क्या मतलब होता है कि ये जो दोनों स्टैंड्स हैं उनमें किसी किस्म की कोई स्टिकी एंड्स, कोई एंड आगे उबार नहीं होता, ये बिल्कुल लेवल में होते हैं, तो ये इन्हें हम ब्लंट एंड्स कहते हैं, बिल्कुल सीक्वेंस से आपस में कटे हुए होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इसके दरमियान जब लाइगेशन होती है तो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहे होते हैं तो इतने ज़्यादा एफिशिएंट भी नहीं होते, हमने कढ़ाई में कर रहे होते हैं, तो ये जो ब्लंट एंड्स होते हैं इनका इतना ज़्यादा कैच होल्ड नहीं होता, ये अलहदा भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इफ़ द पॉसिबल ब्लंट एंड लाइगेशन शुड बी परफॉर्म्ड एट अ हाई डीएनए कंसंट्रेशन। अगर हम इसे हाई डीएनए कंसंट्रेशन पे हम इसको परफॉर्म करेंगे तो फिर चांसेस होते हैं कि मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में अच्छे से कंबाइन हो जाएं और करेक्ट वे में ये हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो जाए। लेकिन स्टिकी एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी, अब वो ये कह रहा है कि स्टिकी एंड जो होते हैं ये हम पीछे जैसे हमने बात की है कि ब्लंट एंड जो है उसके अंदर इतनी ज़्यादा अच्छे से बॉन्डिंग नहीं बनती, वो इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती, वो दोबारा से सेपरेट भी हो सकते हैं। लेकिन स्टिकी एंड्स में क्या होता है कि वो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब स्टिकी एंड्स हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास दो स्टैंड्स हैं, ठीक है, एक ये हो गया और दूसरा है, मैं अलग ड्रॉ कर देती हूँ ऐसे, ठीक है। अब जो ब्लंट एंड था वो यहाँ से दोनों स्टैंड एक दूसरे के इक्वल लेवल में थे, लेकिन यहाँ पे एक स्टैंड जो है वो पीछे है, दूसरा जो है वो आगे है, उसमें न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो है वो ज़्यादा है, तो इसको हम कहते हैं स्टिकी एंड्स। अब ये क्या होता है कि स्टिकी एंड्स एक दूसरे में बड़े अच्छे से फिट होते हैं। फिट होने का मतलब क्या होता है कि एक तो इनके दरमियान ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है दोनों स्टैंड के दरमियान, ऊपर भी नीचे भी। दूसरा, इन न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो हमारे पास वो बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से स्टिकी एंड की जो एफिशिएंसी होती है लाइगेशन की वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद कह रहे हैं कि लाइगेशन अच्छा अब हम इसे रीड करते हैं। लाइगेशन ऑफ कंप्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स इज़ मोर एफिशिएंट, वही हमने बात कर ली है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, हाँ ये देखें, इसमें क्या होता है कि हम कंपैटिबल स्टिकी एंड्स कैन बेस पेयर विद वन एंड अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर हम एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए से मिले होते हैं, एज़ कम्पेयर टू कि हम फॉर्मिंग अ रिलेटिवली स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम फॉर द एंजाइम टू वर्क ऑन, के हम फिर इसके ऊपर अगर कोई वर्क करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इफ़ द फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज़ नॉट सिंथेटिक, अच्छा वो ये कह रहा है कि अगर हमने ये प्रोड्यूस करवाया, क्योंकि हम इसे टेस्ट ट्यूब में प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, तो अगर लेट्स सपोज कि यहाँ पे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं भी बनता उसके बावजूद ये कंबाइन होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो बेस पेयर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो जो दूसरा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है उसको दोबारा से लाइगेशन के ज़रिए से हम उसको बॉन्ड बनवा सकते हैं, ठीक है। These phosphorus not form fairly, then sticky ends fall apart again, तो वो अलहदा भी हो सकते हैं, अगर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बनता तो वो अलहदा भी हो सकते हैं।
These transit base pair structure do however increase the efficiency of ligation by increasing the length of time the ends are in contact with one another. अब वो कह रहे हैं कि अगर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर ज़्यादा टाइम के लिए इनको लाइगेशन का प्रोसेस दे देते हैं तो इस चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनके दरमियान जो है वो बॉन्ड बन जाए और वो बड़े अच्छे से दोनों के दरमियान लाइगेशन हो जाए। ठीक, अब ये देखें स्टिकी एंड्स के दरमियान जो लाइगेशन है वो कैसे होती है। ये हमारे पास एक स्टैंड है, दूसरा ये है। ठीक है, जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे फास्फोडाइस्ड जी बॉन्ड तो बनता ही है, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटीज़ आ जाती हैं, मतलब फास्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनता, डिसकॉन्टिन्यूटीज़ आ जाती हैं, तो इसको हम दोबारा से डीएनए लाइगेज के ज़रिए से इसको फिलअप कर सकते हैं और एक अच्छा न्यू स्टैंड जो है हमारे पास वो प्रोड्यूस। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो ब्लंट एंड मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, उनके अंदर क्योंकि इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होती नहीं है, एक्सपेरिमेंट के अंदर हम प्रोड्यूस करवाते हैं, तो हम क्या करते हैं, कंपैटिबल स्टिकी एंड्स आर मोर डिज़ायरेबल ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल फॉर टू बी लाइगेटिंग टुगेदर। अब वो कह रहे हैं कि हमें जी स्टिकी एंड ही चाहिए, स्टिकी एंड क्योंकि वो ज़्यादा सूटेबल होता है एक्सपेरिमेंट के लिए। तो अब जो ब्लंट एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं मोस्टली जो हमारे पास वेक्टर होते हैं और जो डीएनए जो हमें इंसर्ट करवाना होता है उसे हम सेम रिस्ट्रिक्शन, ये देखें इधर क्या लिखा हुआ है कि सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ हम उसको कट करते हैं, ताकि जिस तरह के एंड जो हैं वो डीएनए के ऊपर ये अगर हमने एक स्टैंड है ये डीएनए का जिसे हमने ये वेक्टर के अंदर इंसर्ट करवाना है, तो हम इन दोनों को सेम ही ये आइसोलेट सेम ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, ताकि यहाँ पे जो एंड प्रोड्यूस हो यहाँ पे और इस जगह पे जो एंड प्रोड्यूस हो जहाँ से हमने इसको कट किया होता है वो सेम हो। लेकिन ऑलवेज़ ऐसा नहीं होता, ये जो वेक्टर होता है उसके अंदर तो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, लेकिन ये जो डीएनए होता है इसके अंदर मोस्टली स्टिकी एंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते। ये तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसके काफ़ी मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो अभी दो इधर बताए गए हैं, एक लिंकर है और दूसरा अडॉप्टर है। अडा ये है क्या कि हमारे पास जो सिंपल स्टैंड है उसे हमने जो ब्लंट एंड है जिसके उसे हमने स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करवाने हैं। ठीक है, तो चलें लिंकर को डिस्कस करते हैं। लिंकर हमारे पास क्या होता है, द फर्स्ट ऑफ दिस मेथड इन्वॉल्व द यूजिंग ऑफ लिंकर। जो इनमें से एक मेथड है उसमें लिंकर भी आता है। लिंकर में अब क्या होता है कि ये हमारे पास एक शॉर्ट सिक पीस होता है डबल स्टैंडी डीएनए का। ये हमने सारा का सारा खुद, मैं आपको ब्रीफली पहले बता देती हूँ कि सारा हमने खुद तैयार करवाया होता है। इसमें जो सीक्वेंस होती है वो सारी नाउन होती है, हमें पता होता है उस सीक्वेंस का। अच्छा, तो ये हम बात कर रहे थे कि लिंकर की, तो लिंकर में क्या होता है कि जिसमें जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है वो नाउन होती है। नाउन मतलब कि हमने इसे खुद प्रिपेयर करवाया होता है लेबॉर्ट्री के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम इसे प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। इसके अंदर ये जितनी भी सीक्वेंस होती है ये हमें पता होती है। ठीक है, अब उसके अंदर कौन सी आती है कि हमारे पास ये देखें, ये इस जगह पे हमारे पास ये जो इसमें बाम एज साइड होती है। ठीक है, इसके अंदर हम ये इधर रिस्ट्रिक्शन साइड जो है उसको यूज़ करते हैं जो कि बाम एच 1 है। अच्छा, रीड करने की तो मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर टाइपिकल इट इज़ अ ब्लंट एंड बट कंटेन अ रिस्ट्रिक्शन। हाँ, ये ब्लंट एंड ही होती है लेकिन इसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन साइट है जो कि प्रेजेंट होती है, जिसे बाम एच साइट कहते हैं। तो जब हम इसको कट करते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट्स को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ज़रिए से, तो हमारे पास स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से हम इसको नेक्स्ट हम प्रोसेस को पढ़ते हैं डिटेल। ये देखें, डीएनए लाइगेज क्या करता है, ये डीएनए लाइगेज क्या करता है कि ये जो लिंकर हैं इनको हम लाके अटैच कर देते हैं ये ब्लंट एंड मॉलिक्यूल के साथ। ये हमारे पास डीएनए, इसके साथ ये हमने लिंकर्स को अटैच कर दिया। ठीक है, जब हम फिर बाम एच एंजाइम को रिस्ट्रिक्शन साइट्स को बाम एच जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है उसको जब हम यूज़ करते हैं, तो जब यहाँ से कट किया जाता है तो वो हमारे पास दोबारा से वो यहाँ पे स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस कर देगा, क्योंकि बाम एच जो रिस्ट्रिक्शन साइड है, जब यहाँ हमारे पास यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो साइड प्रेजेंट थी ना, तो जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करते हैं तो हमारे पास स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो स्टैंड होता है वो स्टिकी एंड्स उसके बन जाते हैं। अब रीड करते हैं, डीएनए लाइगेज कैन अटैच लिंकर टू द एंड ऑफ द लार्जर ब्लंट एंड डीएनए मॉलिक्यूल। ये जो हमारे पास लिंकर होते हैं ये डीएनए के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं। ऑल्दो अ ब्लंट एंड लाइगेशन, अब वो कह रहे हैं कि इसकी बेशक ब्लंट एंड ही प्रोड्यूस होते हैं लाइगेशन के बाद,
This particular reaction can be performed very efficiently because synthetic oligonucleotides such as linker can be made in very large amount and added into the ligation mixture at a very high concentration. अब वो ये कह रहे हैं कि बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ओलिगो हमें इसे जो लिंकर है वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में और लार्ज कंसंट्रेशन के अंदर डाला जाता है मिक्सचर के अंदर। तो दो या दो से ज़्यादा जो लिंकर हैं वो इजीली जाके डीएनए मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। ये देखें काफ़ी ज़्यादा अटैच हुए हैं। तो नेक्स्ट जब हम क्या करते हैं, हाउएवर डाइजेशन विद बार-मैच क्लीव चेन एट द रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस, जब हम क्या करते हैं कि बार-मैच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करते हैं रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस को, जब वो रिकॉग्नाइज करता है तो वो बहुत ज़्यादा वो सारे वहाँ से कट कर देते हैं, प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ क्लीव्ड लिंकर एंड द ओरिजिनल डीएनए फ्रेगमेंट नाउ कैरिंग बार-मैच स्टिकी एंड। अब जो हमारे पास डीएनए का फ्रेगमेंट होता है उसके पास बार-मैच स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो गए होते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि ये मॉडिफाइड जो फ्रेगमेंट्स होते हैं रेडी फॉर लाइगेशन इनटू द क्लोनिंग वेक्टर रिस्ट्रिक्टेड विद बार-मैच 1। अब ये हमने बार-मैच के साथ इसे कट किया होता है। अब ये हमारे पास रेडी होता है कि हम इसे वेक्टर के अंदर क्लोन करवा सकते हैं। अब इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक पास क्या होता है कि हमने ये जो सीक्वेंस होती है लिंकर की, इसके अंदर ये ऊपर अडॉप्टर लिख दिया गया है, लेकिन अभी हम इसके ड्रॉबैक की ही बात करेंगे। लिंकर के अंदर जो ड्रॉबैक वो ये होता है कि इसके अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है ये बार-मैच की, ठीक है। बार-मैच जो रिकॉग्नाइजेशन होता है ये लिंकर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन लेट्स सपोज कि हम जो डीएनए का फ्रेगमेंट यूज़ कर रहे हैं अगर उसके अंदर भी बार-मैच रिकॉग्नाइजेशन साइट्स आ जाती है तो उससे क्या होगा कि जो स्टिकी एंड जो हमारे पास डीएनए का स्टैंड होगा, मतलब अगर नहीं समझ आ रही तो मैं इसे दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ कि ये हमारे पास डीएनए का स्टैंड है, ठीक है। ये हमने लिंकर तो ये यूज़ किए हैं, ठीक है, जो कि वो भी ब्लंट एंड ही हैं। लेकिन जब हम इसके अंदर और इनके अंदर सीक्वेंस प्रेजेंट है बार-मैच की, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल कि ये जो डीएनए का फ्रेगमेंट है इसके अंदर भी बार-मैच के रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, ठीक है। तो जब हम इसके ऊपर बार-मैच वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे तो बजाय के लिंकर आके इसके साथ अटैच हो, वो तो चले ठीक है इसका स्टिकी एंड प्रोड्यूस करवाएगा, लेकिन ये डीएनए को भी फ्रेगमेंट्स बना देगा, उसको भी कट करके छोटे छोटे पीसीज में। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है। तो रीड करते हैं, रिस्ट्रिक्शन स्टेप्स नीडेड टू क्लीव द लिंकर एंड प्रोड्यूस द स्टिकी एंड्स वुड आल्सो क्लीव द ब्लंट एंड मॉलिक्यूल्स, द रिजल्टिंग फ्रेगमेंट्स विल हैव द करेक्ट स्टिकी एंड। वो कह रहे हैं कि स्टिकी एंड्स बड़े अच्छे से प्रोड्यूस होंगे, लेकिन नो कंसोलेशन इफ द जीन कंटेन इन द ब्लंट एंड फ्रेगमेंट हैज़ नो बीन ब्रोकन इनटू द पीसेस। वो कह रहे हैं कि जो डीएनए का स्टैंड है अगर वही हमारा छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया तो हम इन स्टिकी एंड्स का क्या करेंगे। ये देखें, अगर इसके अंदर भी बार-मैच रिस्ट्रिक्शन साइट है तो ये भी टूट जाएगा, स्टिकी एंड ज़रूर प्रोड्यूस होंगे लेकिन हमारा ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा टोटली। अ पॉसिबल प्रॉब्लम विद द यूज़ ऑफ लिंकर कंपेयर दिस सिचुएशन विद द डिज़ायर्ड रिजल्ट ऑफ द बार-मैच रिस्ट्रिक्शन साइट। तो ये हमारे पास इसकी जो है वो प्रॉब्लम फेस होती है इसमें। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, फिर एक सेकेंड मेथड यूज़ करते हैं स्टिकी एंड्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए। तो वो हमारे पास क्या होता है, अडॉप्टर, ठीक है। अब अडॉप्टर क्या होता है, ये अडॉप्टर हमारे पास क्या होता है कि ये एक लिंकर की तरह ही होता है, ठीक है। लेकिन फ़र्क इसमें यह होता है कि इसकी ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती है और वो होती भी बार-मैच स्टिकी एंड्स की ही है, जैसे बार-मैच स्टिकी की ही हमारे पास रिस्ट्रिक्शन साइट होती है और दूसरी जो होती है वो बिल्कुल ब्लंट एंड होती है। अब ये जो ब्लंट एंड होता है ये हमारे डीएनए के, फॉर एग्जांपल ये अडॉप्टर है तो यहाँ पे ये हमारा डीएनए का एक स्टैंड है, ये डीएनए का दूसरा स्टैंड है। इसी तरह ये अडॉप्टर दूसरी साइड पे भी जाके अटैच हो जाएगा तो हमारे पास स्टिकी एंड्स जो हैं वो इजीली प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। बट अनलाइक लिंकर एंड अडॉप्टर इज सिंथेसाइज सो इट इज़ ऑलरेडी है वन स्टिकी, तो ऑलरेडी इसका वन स्टिकी एंड है। दूसरा वो कह रहा है कि दिस आइडिया इज़ ऑफ कोर्स टू लाइगेट द ब्लंट एंड ऑफ द अडॉप्टर टू द ब्लंट एंड ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट। तो वो क्या करेगा कि इसका ब्लंट एंड जो है वो डीएनए के ब्लंट एंड के साथ जाके अटैच हो जाएगा टू प्रोड्यूस अ न्यू मॉलिक्यूल विद अ स्टिकी एंड। तो हमारे पास न्यू मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा जिसके स्टिकी एंड्स जो हैं वो पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसमें दिस में अपेयर टू बी अ सिंपल मेथड बट इन द प्रैक्टिस अ न्यू प्रॉब्लम। अब ये कह रहा है कि दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम पाई जाती है। वो प्रॉब्लम कौन सी होती है
कि ये एक हमारे पास अडॉप्टर है और ये दूसरा अडॉप्टर है, वो आपस में ही लाइगेट कर जाएंगे, तो हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है। और जब वो आपस में लाइगेट कर जाएंगे तो हमारे पास डाइमर बन जाएगा। डाइमर कब बनता है हमारे पास, कि जब एक अडॉप्टर उसका स्टिकी एंड दूसरे अडॉप्टर के स्टिकी एंड के साथ आपस में बाइंड कर जाता है तो हमारे पास डाइमर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्या अब इस प्रॉब्लम को इसका सल्यूशन क्या होगा, पहले देखते हैं कि सो डैट द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल इज स्टिल ब्लंट एंड। अब वो कह रहा है कि ये देखें हमारे पास ये अडॉप्टर हमने इधर अटैच किया, इधर भी अटैच किया, लेकिन ये टेस्ट ट्यूब के अंदर ही चल रहा है। हमने जब ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा अटैच हो गया तो हमने जल्दी से डीएनए को उसको बाहर निकाल लिया। उसके बाद वो कह रहा है कि यहाँ पे जब डीएनए लाइगेज चल रही है, ब्लंट एंड मॉलिक्यूल जब डीएनए हो रहा है, तो दूसरा जब लिंकर अडॉप्टर आके अटैच होगा तो वो क्या करेगा कि वो उसी के साथ जाके अटैच होगा, बजाय कि इधर आगे अटैच होने के इसके आगे ही फ्रेगमेंट बना देगा, इसके आगे ही लाइगेशन हो जाएगी। इसका स्टिकी आपस में स्टिकी एंड्स जो हैं वो अटैच हो जाएंगे और दोबारा से ब्लंट एंड बन जाएंगे और ये डाइमर बना देगा। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि इसकी जो प्रॉब्लम का आंसर है वो हमारे पास ये है कि हम इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको अगर हम चेंज कर देते हैं तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट कैसे होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये जैसे ये दो स्ट्रैंड है, तो अगर यहाँ पे 5 प्राइम है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा। सॉरी, ये लिखना मुझे मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे 3 होगा, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं कि इस प्रॉब्लम को ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है जो कि केमिकली एक दूसरे से डिफरेंट होता है। अगर हम इसकी वो कह रहे हैं कि क्लियर फ्रॉम अ केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर को डिटेल से देखें तो हमें पता चलेगा कि एक साइड पे 5 एंड होता है, दूसरे पे 3 टर्मिनस होता है। एक पे 3 है तो दूसरे पे 5 होता है। ये देखें, 1 एंड रेफर टू द 5 टर्मिनस कैरी द फास्फेट ग्रुप। 5 पे कौन सा ग्रुप अटैच होता है, फास्फेट ग्रुप, और 3 पे कौन सा ग्रुप अटैच होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब वो कह रहे हैं कि डबल हेलिक्स 2 स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। डबल हेलिक्स में क्या होता है, ये डबल हेलिक्स है ना, तो इसके अंदर दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। सो ईच एंड ऑफ द डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 1। अब वो कह रहे हैं कि ईच जो है वो 5 प्राइम पे कंसिस्ट करेगा और दूसरा जो होगा उसी जगह पे उसी लोकेशन पे 3 पे कंसिस्ट करेगा। ठीक है, and 1 is 3 hydroxyl terminus. Ligation take place between the 5 prime and the 3 prime. अब वही कह रहे हैं कि लाइगेशन तभी होती है जब ये दोनों इसी सीक्वेंस में हो, मतलब एक 5 हो दूसरा 3 हो, और जो न्यू स्टैंड यहाँ पे आएगा इधर 3 साथ बॉन्ड बनाएगा और इधर 5 वो अटैच हो जाएंगे, तो तभी लाइगेशन होती है। ये देखें, अगर हम इसे डायग्राम से देखें तो ये हमारे पास एक एंड है 5 प्राइम है, 5 टर्मिनस है जिसमें कौन सा ग्रुप अटैच है, फास्फेट ग्रुप अटैच है। ठीक है, ये दूसरा हमारे पास आ जाता है 3 प्राइम है, 3 टर्मिनस है जिसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। ठीक है, अब ये देखें, दो हमारे पास जो डबल हेलिक्स हैं वो दोनों अपोजिट हैं। इधर 5 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 5 है, और मूव भी दोनों एंटी पैरेलल ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब लाइगेशन हमेशा तभी होती है जब एक 3 प्राइम हो दूसरा 5 हो। अभी देखिए, ये 3 है और ये 5 है, ये 5 है और ये 3 है, तभी हमारे पास लाइगेशन होगी और हमारे पास एक न्यू स्टैंड बनेगा। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं कि अब हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं कि अडॉप्टर के अंदर क्या होता है कि ये जो ब्लंट एंड होता है ये बिल्कुल नेचुरल होता है। ठीक है, अब अडॉप्टर को तो हमने खुद ही सिंथेसाइज करवाया होता है, तो हम इसमें थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं ताकि हमारे जो प्रॉब्लम आ रही थी कि ये आपस में ही लाइगेट कर देते हैं और डाइमर बना देते हैं, तो वो हमारे पास ना आए। अब वो कह रहे हैं कि इसका ये जो ब्लंट एंड होता है वो हम नेचुरल ही रहने देते हैं। जैसे नॉर्मल ये हमारे पास इधर 3 टर्मिनस पे OH ग्रुप अटैच है और 5 टर्मिनस पे फास्फेट ग्रुप अटैच है, लेकिन हम अडॉप्टर के स्ट्रक्चर को चेंज कैसे करते हैं कि यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 5 होने की बजाय यहाँ पे 5 के ऊपर बजाय कि हम फास्फेट ग्रुप अटैच होता है नॉर्मली, तो इधर हम फास्फेट ग्रुप को रिमूव करवा के वहाँ पे OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर देते हैं। और ये जो 5 ये वाला 5 वाला इसको सॉरी ये 5 था, हाँ ये 3 जो है ये तो वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो 5 पे फास्फेट ग्रुप था उसको रिमूव करवा के हम कौन सा अटैच करवा देंगे, OH ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर देंगे। अब ये देखें,
द 3 टर्मिनस ऑफ द स्टिकी एंड्स इज़ द सेम एज यूजुअल बट द 5 प्राइम टर्मिनस इज़ मॉडिफाइड। जो 3 है उसे हम सेम ही रहने देंगे, लेकिन जो 5 होगा उसे हम मॉडिफाइड कर देंगे, मॉडिफाइंग एंजाइम को यूज़ करेंगे जो कि फास्फेट ग्रुप की बजाय वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर देगा। अब क्या होगा, अब ये देखें डीएनए। अब अच्छा ये होगा कि जो हमारे पास पीछे हमने डिस्कस किया कि ये तभी हम आपस में लाइगेट करता है जब 5-3-5-3 बने, लेकिन हमने तो वो फास्फेट को रिमूव कर दिया ना, वहाँ से फास्फेट की बजाय हमने OH ग्रुप अटैच कर दिया। अब यहाँ पे इसके एक एंड पे OH ग्रुप अटैच है, तो ये आपस में लाइगेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये ब्लंट एंड जो है ये इसके ब्लंट एंड के साथ इनकी तो बिल्कुल सेम नेचुरल सीक्वेंस है, तो ये बड़ी ईजीली इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, इधर से ये भी इजीली ब्लंट एंड के साथ जाके अटैच हो जाएगा। और जो स्टिकी एंड्स होंगे वो हमारे पास OH होगा। ठीक है, अब वो ये क्या कह रहे हैं कि चलें रीड करते हैं। डीएनए लाइगेज इज़ अनेबल टू फॉर्म अ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब डीएनए लाइगेज क्या करेगा कि उन दोनों के दरमियान फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बनाएगा बिटवीन 5 OH एंड द 3 OH एंड, तो 3 और फास्फोर आपस में वो लाइगेट इसी वजह से नहीं करेंगे। The result is that although base pairing is always occurring between the sticky ends of the adapter molecule, the association is never established by the ligation। अब वो कह रहे हैं कि बड़ी easily जो है यहाँ पे sticky ends प्रोड्यूस हो जाएंगे, और अब वो जो हमारे पास पहले जो अडॉप्टर थे वो आपस में लाइगेट कर रहे थे, अब वो लाइगेट नहीं करेंगे। लेकिन एक और हमारे पास आता है कि जो हमारे पास नॉर्मल स्टैंड होता है वो यहाँ पे OH नहीं होता, बल्कि यहाँ पे फास्फेट ही होता है। इधर दूसरे साइड पे भी यहाँ पे फास्फेट होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास OH हो रहा है, तो ये तो अब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं होगा। तो इसको हमें नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे, दोबारा से पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज एंजाइम यूज़ करें, जो कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव करवा के फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। इधर भी फास्फेट ग्रुप अटैच होगा और यहाँ पे भी फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। यहाँ पे भी 5 टर्मिनस बन जाएगा और यहाँ पे भी 5 टर्मिनस बन जाएगा। तो अब ये हमारे पास बिल्कुल नेचुरल और बिल्कुल जो हमारा जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हमारे पास डीएनए का स्टैंड। ठीक है, अडाप्टर कैन देयरफॉर बी लाइगेटेड टू द ब्लंट एंड डीएनए मॉलिक्यूल बट नॉट टू देमसेल्फ। अब जो अडाप्टर है वो डीएनए के मॉलिक्यूल के साथ ही अटैच होगा, ना कि आपस में अटैच नहीं होगा। आफ्टर द अडाप्टर हैज़ बीन अटैच, जैसे ही वो उसके साथ अटैच हो जाएगा हम उसको चूँकि अब नॉर्मल होगा कि 5 प्राइम पे OH ग्रुप अटैच है, तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे नेचुरल 5 फास्फेट पे फॉर्म द ट्रीटमेंट बाय एंजाइम पोली। ये मैं पीछे बता दिया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज एंजाइम को हम यूज़ करेंगे जो कि प्रोड्यूस कराएगा स्टिकी एंड्स, लेकिन उन स्टिकी एंड्स पे फास्फेट ग्रुप अटैच होगा और फिर ये हमारे पास बिल्कुल नेचुरल और बिल्कुल अच्छा हमारे पास स्टैंड होगा जिसे हम दोबारा इंसर्ट करवा सकते हैं इजीली वेक्टर के अंदर। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, मेरे ख्याल से वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।